क्या होता है जब कोई खातून अपनी खामोशियों को गजल के मिसरों में ढालकर अपनी एक पूरी नस्ल की आवाज बना देती है। एक ऐसी ही इंजीनियर से आपकी मुलाकात करा रहे हैं जिनके लफ्ज सिर्फ पढ़े ही नहीं जाते, महसूस किए जाते, जिनकी शायरी में हिज्र भी है, दर्द भी है और एक अजीब तरह की रोशनी भी। एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर से एक मुनफरिद शायरा तक, नाहीद विर्क। आपने शुरू से ही ऐसा ज़बरदस्त किस्म का सवाल कर दिया है कि इसके लिए बंदा जितनी भी बात करे वो कम है। फैसला कहीं ऊपर हो चुका था, बस मुझे उस राह पे डाल दिया गया। नाकदीन कहते हैं कि आपने उर्दू गजल को एक नई मायने दे दिए हैं। अज़ाब हिज्र से अनजान थोड़ी होता है, ये दिल अब इतना भी नादान थोड़ी होता है। वो जिसके पास मोहब्बत भी हो, वफा भी हो, भला वो बेसरो सामान थोड़ी होता है। अस्सलाम वालेकुम। बियॉन्ड विद बहजत के साथ बहजत जिलानी हाजिर खिदमत। एक बात तो बताइए, क्या होता है जब एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर कोट्स की खुश्क दुनिया से निकलकर लफ्जों में आग भर देता है? एक ऐसी आग जो दिलों को जला भी देती है और रोशन भी करती है। क्या होता है जब कोई खातून अपनी खामोशियों को गजल के मिसरों में ढालकर वही खामोशी अपनी एक पूरी नस्ल की आवाज बना देती है? और क्या होता है जब मोहब्बत सिर्फ एक जज्बा नहीं रहता, बल्कि एक फिक्री बगावत बन जाती है? अपने नाजरीन को हम बताते हैं कि आज हम एक ऐसी ही शायरा से, एक ऐसी ही इंजीनियर से आपकी मुलाकात करा रहे हैं जिनके लफ्ज सिर्फ पढ़े ही नहीं जाते, महसूस किए जाते, जिए जाते, जिनकी शायरी में हिज्र भी है, वसल भी, दर्द भी है और एक अजीब तरह की रोशनी भी। डिट्रॉइट से उर्दू अदब की दुनिया तक एक ऐसा सफर जिसने गजल को एक नई मानवियत दी। तो आइए मिलते हैं, आपको मिलवाते हैं नाहीद विर्क से। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। बहुत-बहुत शुक्रिया बियान विद बहजत। बहजत आपका बहुत शुक्रिया। आपने मुझे मौका दिया अपने इस प्रोग्राम में और मैंने आपके जितने प्रोग्राम्स देखे हैं, डेफ़िनिटली ये मेरी खुशकिस्मती है कि मैं आज आपके इस प्रोग्राम का हिस्सा हूँ। थैंक यू सो मच। बहुत शुक्रिया, हमें भी करना चाहिए क्योंकि हमें मालूम है कि किस कदर की मसरूफियत है आप बहुत सारी दूसरी मसरूफियात के साथ। जो आपकी मसरूफियत है उसके बारे में भी बात करते हैं। सबसे पहले तो ये बताइए, जो हमारे सुनने वाले सुनना चाहेंगे, कि एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर से एक मुनफरिद शायरा तक ये सफर शुरू कैसे हुआ? और शायरी आपके लिए इंतखाब थी या कोई मजबूरी थी? ये आपने देखें वो सर मुंडवाते ही औले पड़े। आपने शुरू से ही ऐसा ज़बरदस्त किस्म का सवाल कर दिया है कि इसके लिए बंदा जितनी भी बात करे वो कम है। लेकिन जहाँ तक मैं समझती हूँ कि कुछ सफ़र ऐसे होते हैं कि वो आप उन्हें मुंतखब नहीं करते हैं। आपके हाथ में उनका इंतखाब नहीं होता है। वो बस खुद ब खुद कोई एक सामने आ जाते हैं। आपको एक अनदेखा हाथ होता है जो आपको उस रास्ते पे, उस राह पे डाल देता है। तो मेरे लिए मेरा प्रोफ़ेशन जो कि कंप्यूटर साइंस रहा और मैं समझती हूँ कि ये मेरा बिल्कुल बरवक़्त और बिल्कुल सही फ़ैसला था कि मैं कंप्यूटर साइंस में गई, क्योंकि आगे जाके अल्लाह ने मुझे शायरी की तरफ वो क्या उसे कहते हैं लेकर आना था उस रास्ते पर। तो इंतख़ाब कहीं ऊपर हो चुका था, फ़ैसला कहीं ऊपर हो चुका था, बस मुझे उस राह पे डाल दिया गया। तो मैं ये कहूँगी कि जो कोडिंग है, वो मंतक का फ़ैसला है, दिमाग का फ़ैसला है। दुरुस्त। जो शायरी है उसको दिल को इज़हार चाहिए और शायरी से बढ़ के क्या चीज़ हो सकती है ज़रिया इज़हार। तो इंतख़ाब मैं कहूँगी कि मेरा शायरी मेरे लिए इंतख़ाब तो है ही लेकिन नागुज़ीर भी है, साँस लेना जैसे बिल्कुल साँस लेना। बहुत अच्छे, बहुत खूब। कभी लगा आपको कि ये 2 मुख्तलिफ दुनियाएँ हैं, टेक्नोलॉजी और अदब, इनको लेक साथ-साथ रख के चलना मुश्किल होगा या कभी कोई दुश्वारी पेश आई? देखिए एक आपका प्रोफ़ेशन है, दूसरा आपका इनर सेल्फ है। तो राइट। दोनों में तख़लीक का पहलू जो है वो बहुत नुमायाँ है। कोडिंग जो है, जो मैं काम करती हूँ, डेवलपमेंट है, उसमें मंतक का हाथ है और शायरी में दिल है, एहसास है।
तो जो असल एक मेरे ख़्याल में जो चैलेंज होता है, वो तज़ाद नहीं है, बल्कि दोनों में तवाज़ुन रख के चलना है। मैं समझती हूँ कि मेरी अल्लाह ने मुझे ये सलाहियत दी कि मैं एक तवाज़ुन रखने में शायद मैं थोड़ी बहुत कामयाब रही हूँ। तो मुश्किल कभी नहीं लगा इन दोनों को साथ लेकर चलना? नहीं, सच मुझे ऐसा फ़ील नहीं हुआ कि मुझे किसी मुश्किल का सामना है, क्योंकि जब मैं ऑफ़िस में काम कर रही होती हूँ, तो मेरा दिमाग सिर्फ़ उसकी तरफ होता है, और जैसे ही मैं कंप्यूटर को बंद करके अपना ज़ाती कंप्यूटर खोलती हूँ, जिसमें मेरी शायरी और मैं होती हूँ, तो जी। वो फिर दिल आप पे आपको जकड़ लेता है, एहसास आप पे गालिब आ जाता है। ये बताइए, नाक़दीन कहते हैं कि आपने उर्दू ग़ज़ल को एक नई मायने दे दिए हैं। आप खुद इस दावे को कैसे देखती हैं? क्यों कहते हैं ऐसे? किस तरह से? क्या चीज़ है आपकी शायरी में ऐसी जिसकी वज़ह से नाक़दीन इस तरह की बात करते हैं? जो कि बड़ी बात है, बहुत बड़ा जिसे कहना चाहिए कि एक तारीफ़ है, सताइश है इसके अंदर। सबसे पहले तो ये बात है कि नाक़दीन से इस तरह की बात सुन के दिली मसर्रत तो होती है, लेकिन इसके साथ-साथ मैं ये भी कहना चाहूँगी कि मैं दावों पे बिल्कुल यकीन नहीं रखती हूँ। मेरी जो कोशिश होती है वो ये है कि मैं अपनी शायरी में सच को सामने लाऊँ, सच लिखने की कोशिश करती हूँ। वो सच ज़ाती भी हो सकता है, वो सच मेरे साथ जुड़े रिश्तों, दोस्तियों के मुतालिक भी हो सकता है। अगर मेरे उस सच में सामीन को, मेरे क़ारीन को एक नया ज़ाविया, एक नया एंगल नज़र आता है, तो क्रेडिट उनकी, मैं समझती हूँ, उनकी बसीरत का है। मोहब्बत के बारे में क्या कहेंगी? एक 2 मुख्तलिफ बिल्कुल शोबे आपके, लेकिन आपने पहले बड़ी खूबसूरत तौर पर उसकी तौजीह कर दी। दिमाग और दिल का सारा मामला है, दिल का और मंतक का मामला है। मोहब्बत को क्या कहेंगी? ताकत कहेंगी, कमज़ोरी कहेंगी? किस तरह से देखती हैं इस जज़्बे को? देखिए, मोहब्बत वो वही जज़्बा है कि जो शुरू से लेकर मतलब अज़ल से अबद तक ये रहेगा। ये एक ऐसी ताकत है, मोहब्बत तो बज़ाते खुद ताकत है। हमें इसे डिफ़ाइन करने की ज़रूरत नहीं होनी चाहिए। लेकिन जो सबसे मसला वहाँ पैदा होता है कि हम जब किसी भी ताकत का गलत इस्तेमाल करने शुरू हो जाते हैं। अगर मोहब्बत मैं कहती हूँ कि बज़ाते खुद ताकत है, तो इसका जो इस्तेमाल है, वो इसे कमज़ोर बनाएगा। कोई और चीज़ इसको कमज़ोर नहीं बना सकती है। अच्छा, ये बताइएगा कि अभी आपसे जब बात हो रही थी ये इंटरव्यू से पहले, तो आपने बताया कि आजकल आप बहुत मसरूफ़ हैं, मैं उसका अंदाज़ा कर सकती हूँ, क्योंकि ज़ाहिर है जो आपका पेशा वाराना जो आपकी रिक्वायरमेंट्स हैं, तकाज़े हैं, वही काफ़ी ज़्यादा होंगे, और उसके साथ-साथ एक दूसरा ये शायरी का पूरा मैदान जो कि बहुत खुला और बहुत वसीह मैदान है, उसमें भी आपकी भरपूर शिरकत है। तो आप बता रही थी कि आप किसी इंटरनेशनल मुशायरे का एहतमाम कर रही हैं, ज़रा सुनने वालों को बताइए कि ये मुशायरा आप किस तरह, कहाँ कर रही हैं, किस जगह पर कर रही हैं, और कहाँ-कहाँ से इसमें लोगों को बुला रही हैं, और इसके पीछे मकसद क्या है? सिर्फ़ लोगों को इकट्ठा करना या किस तरह से? नहीं, ये आपने बहुत अच्छा सवाल आपने किया। ये इनफैक्ट मैं कुछ एक हर साल तो नहीं, लेकिन कुछ 2 डेढ़ 2 साल के बाद एक इंटरनेशनल लेवल का मुशायरा एहतमाम करती हूँ, जिसमें जो इस साल का जो मुशायरा है वो बयाद मुनीर नियाज़ी मैं करवा रही हूँ। अच्छा। और लोगों को इकट्ठा करना मकसद नहीं होता है कि हम अपनी कम्युनिटी में अदब का शऊर पैदा करना भी एक बहुत बड़ा मकसद होता है। लिखने वाले आपको पता है नॉर्थ अमेरिका, शुमाली अमेरिका में बहुत ज़्यादा और बहुत अच्छे-अच्छे शोरा मौजूद हैं। दुरुस्त। पाकिस्तान से तो डेफ़िनेटली हैं ही हैं, लेकिन ज़्यादातर जो इस मुशायरे में बयाद मुनीर नियाज़ी मुशायरे में शिरकत कर रहे हैं, जर्मनी से कर रहे हैं, कनाडा से हैं, और फिर यहाँ की मुख्तलिफ स्टेट्स के से मुशायरे में शिरकत करने के लिए शिकागो, न्यूयॉर्क और मैरीलैंड, यहाँ से शोरा व शायरात आ रहे हैं और इसमें इंशाल्लाह शिरकत करेंगे। और जैसा कि मैंने कहा कि अपनी कम्युनिटी को अदब के साथ जोड़कर रखने की एक मेन वजह होती है। तो आप आपकी कोई तंज़ीम है ऐसी जिसके तहत ये किया जा रहा है? ज़ाहिर है कि जब आप लोगों को बुलाते हैं, उनकी मेहमान नवाज़ी भी की जाती है। बाज़ औक़ात कुछ और भी उनके जो होते हैं मुशायरा के इनेकाद के साथ जो दूसरे इसके तकाज़े होते हैं, उनको भी पूरा करना होता है। तो ये सब कुछ कैसे होता है और क्या तंज़ीम है, किस तरह से? उसका भी कुछ तारुफ़ कराइए। जी, मेरी तंज़ीम है औराके अदब।
ये मेरी अपनी ज़ाती तंज़ीम है और इसमें अ, कोई ये बहुत बड़ी तंज़ीम नहीं है। मैं जब भी मुशायरा कराती हूँ, तो मैं अपने शौक की ख़ातिर इसका एहतमाम करती हूँ और मैं अपनी जेब से पैसे लगा के मुशायरा करती हूँ। मेरे पास मतलब एज़ सच वो नहीं है कि कोई बहुत बड़ा बोर्ड है या बहुत बड़ी कुछ ज़्यादा बोर्ड मेंबर्स हैं, बल्कि मैं ये कॉन्फ्लिक्ट से बचने के लिए मैंने तो इसमें कोई बोर्ड मेंबर्स भी नहीं रखे हुए, मैं खुद ही सारा कुछ करती हूँ। और इसकी एक वजह ये है कि क्योंकि आप काम जॉब भी कर रहे हैं और आपने अपने शौक को भी पालना है, तो इसमें वक़्त जितने ज़्यादा लोग होंगे आपका कॉन्फ्लिक्ट ज़्यादा फिर क्रिएट हो जाते हैं, तो उनको अवॉइड करने के लिए मैं सारा काम खुद करने की मेरे ख़्याल शुरू से आदत है, तो ये वजह है। तो बाकी जो शोरा आते हैं, तो डेफ़िनेटली वो मेरी जेब से ही सारा कुछ जाता है। मेरे पास एज़ सच कम्युनिटी अल्हम्दुलिल्लाह थोड़ा बहुत जितना मुझे सपोर्ट करती हैं, वो जी, डेफ़िनेटली उनकी सपोर्ट होती है। बल्कि ये जो मुशायरा है हमारे मिशिगन की पाकिस्तानी वुमेन एसोसिएशन ऑफ मिशिगन, उनके साथ मिलके मैं कर रही हूँ और डेफ़िनेटली 1 से 2 जब मिल जाते हैं, तो बहुत ज़्यादा सपोर्ट मिल जाती है आपको और इमोशनल सपोर्ट जो होती है, वही मेरे लिए वो काफ़ी होती है। बाकी अल्लाह ने दिया है, तो ये थोड़ा-सा अपने शौक की खातिर हम कर लेते हैं। जब नहीं हिम्मत होगी, नहीं करेंगे। बहुत खूब, बहुत खूब। वैसे ये आपने बिल्कुल सही कहा, ये सारी ज़िंदगी मैंने भी काम करते हुए यही सोचा कि जितने भी ज़्यादा लोग आपके काम में इन्वॉल्व्ड होते चले जाते हैं उलझन उतनी ही बढ़ती चली जाती है। बिल्कुल, तो बिल्कुल। लेकिन जब ये आप इस तरह की सोच रखते हैं, तो फिर आपको बहुत काम करना पड़ता है क्योंकि आप सारा बोझ अपने ऊपर ही लेना चाहते हैं। मैं इस मुझसे ज़्यादा इसको कोई नहीं जानता, मैं बिल्कुल आपकी बात को समझ रही हूँ और चूँकि मुझे खुद भी इस तरह का था कि जितने ज़्यादा उसमें आते चले जाएँगे, उसमें जितनी जिसे कहना चाहिए ना तहें बनती चली जाएँगी, वो फिर उतनी ही ज़्यादा उलझनें भी होती हैं। चलिए अल्लाह आपको कामयाब करे, बिल्कुल बहुत अच्छी बात है और अपने किसी भी शौक को पूरा करने के लिए हम जो भी ज़ाहिर है कर सकते हैं अपने वसाइल के मुताबिक ज़रूर करते हैं। अल्लाह मियाँ आपको इसमें और भी कामयाबी दे। तो फिर आते हैं वापस शायरी की तरफ। क्या आप समझती हैं कि क्लासिकी जो ग़ज़ल थी, एक जो उसका मख़सूस अंदाज़ था, आज के दौर में क्या उसकी अहमियत, अफ़ादियत कुछ कम हुई है? इसे किसी नए लहज़े की ज़रूरत है? जो क्लासिक ग़ज़ल है, वो कभी भी पुरानी नहीं होगी, क्योंकि वो हमारे असातिज़ा से हम तक पहुँचा है और जो दुरुस्त असातिज़ा का कलाम है, वो उसमें हमें ना सिर्फ़ सीखने का मौका मिलता है, बल्कि ऐसे-ऐसे पहलू हमारे सामने आते हैं कि जो आज की नस्ल को वो बहुत दूर तक उनकी दूरअंदेशी नहीं होती है। तो क्लासिक ग़ज़ल कभी पुरानी नहीं होती है, लेकिन नया लहज़ा, नई आवाज़ और नई फ़ज़ा की ज़रूरत होती है। होती है। अच्छा, बिल्कुल, मतलब आप इस पे बिलीव करती हैं कि वक़्त बिल्कुल। के साथ-साथ कुछ ना कुछ नया आना ज़रूरी है। नया आना मतलब बिल्कुल चाहिए। उस रिवायत को कायम रखते हुए कुछ नया बिल्कुल, बिल्कुल, बिल्कुल। उसको नया करने की ज़रूरत है। अच्छा, आपका मजमूआ है गीली चुप, इस पर तहकीकी मकाले भी लिखे गए हैं। जी, आपके बिल्कुल। ख़्याल में इसमें क्या ऐसी चीज़ थी जो उसे बहुत मुनफ़रिद और अलग से बना देता है? क्योंकि ज़ाहिर है कि किसी भी बहुत सारे हमारे शायर, शुरा हज़रात हैं, बहुत अच्छा लिखने वाले हैं, लेकिन ज़रूरी नहीं कि हर एक की जो शायरी है या उनका फ़न है, उसके ऊपर किताबें लिखी जाएँ या तहकीक की जाए। तो इस तरह से क्या चीज़ इसको बहुत मुनफ़रिद बनाती है? देखिए, एक शायर के लिए अपनी शायरी को मुनफ़रिद मतलब सपोर्ट करना कहते हुए कि ये उसे मुनफ़रिद बनाती है, बहुत मुश्किल काम है। और मेरा नहीं ख़्याल कि मैं इसको कहते हुए जो भी कहूँगी वो इसे जस्टिफ़ाई कर सकेगा। ये तो कारी के ऊपर होता है, उसको कौन-सी चीज़ पसंद आ जाती है, कौन-सा ऐसा ज़ाविया है किसी शेर में, किसी नज़्म में जो उसके दिल को लग जाता है और वो कहता है कि नहीं, ये मतलब दूसरों से अलग है, मुख़्तलिफ़ है। लेकिन जहाँ तक मैं थोड़ी-सी बात ये कहना चाहूँगी कि जहाँ तक इस मजमूए का ताल्लुक है, जी, ख़ामोशी को ज़ुबान दी गई है इसमें। दुरुस्त, खूबसूरत। मैं अपने आप को समझती थी कि मैं बहुत इंट्रोवर्ट हूँ, बहुत कुछ मैं डिस्कस नहीं करती हूँ। हुँ, अ, जो मुझे अपने मैं किसी से बहुत कम शेयर चीज़ें करती हूँ, तो शायरी वो ज़रिया इज़हार है मेरे लिए कि साँस है मेरे लिए। तो इसमें ख़ामोशी, अंदरूनी ख़ामोशी है या बैरूनी है, तो वो जो मेरे इर्द-गिर्द जिसने मुझे ढाँपा हुआ है, उसको ज़ुबान दी गई है।
बहुत खूब। इसमें से कुछ हमें सुनाइए, हमारे नाज़रीन सुनना चाहेंगे ज़रूर। तो आप कह रही हैं ना कि मुश्किल हो जाता है, किताब की शक्ल भी दिखा दीजिए ज़रा यूँ करके, ताकि हम अपने सुनने वालों को और देखने वालों को दिखा दें। ये नाहिद की किताब है गीली चुप, जिसके ऊपर तहकीकी मकाले भी लिखे गए हैं, और हम चाहेंगे नाहिद आप कुछ ज़रूर सुनाएँ हमारे सुनने वालों को, देखने वालों को, जो ये प्रोग्राम देख रहे हैं। जी, ज़रूर। मैं इसमें एक ग़ज़ल के कुछ पढ़ती हूँ, इस किताब की कुछ ग़ज़लें हैं, और जी, फिर ये गीली चुप के उन्वान से एक नज़्म है, मैं वो भी पेश कर दूँगी, पढ़ दूँगी। इरशाद। अज़ाब हिज्र से अनजान थोड़ी होता है, ये दिल अब इतना भी नादान थोड़ी होता है। वाह! वाह! ये दिल के ज़ख्म छुपाकर जो मुस्कुराते हैं, ये दिल के ज़ख्म छुपाकर जो मुस्कुराते हैं, तो मेरे दोस्त ये आसान थोड़ी होता है। वाह! वाह! बहुत आसान शुक्रिया। थोड़ी तो होता मेरे दोस्त ये आसान थोड़ी होता है, कभी-कभार तो बिद्दत भी हो ही जाती है। वाह! वो जिसके पास मोहब्बत भी हो, वफ़ा भी हो, वो जिसके पास मोहब्बत भी हो, वफ़ा भी हो, भला वो बेसरो सामान थोड़ी होता है। बहुत खूब, बहुत खूब, या बहुत शुक्रिया। भला वो बेसरो सामान थोड़ी होता खूब। है, तेरी वफ़ा में कमी कुछ तो आई है कि ये दिल, तेरी वफ़ा में कमी कुछ तो आई है कि ये दिल बिला जवाज़ परेशान थोड़ी होता है। बहुत खूब, बहुत खूब। बिला शुक्रिया। जवाज़ परेशान थोड़ी होता तेरी वफ़ा में कमी कुछ तो आई है कि ये दिल बिला जवाज़ परेशान थोड़ी होता है। है। बहुत इधर-उधर से दलीलें उठानी पड़ जाएँ, वाह! इधर-उधर से दलीलें उठानी पड़ जाएँ, इधर-उधर से दलीलें उठानी पड़ जाएँ, जो इतना कच्चा हो, ईमान थोड़ी होता है। वाह, वाह! बहुत खूब। जो इतना कच्चा हो ईमान थोड़ी होता है। बहुत खूब, बहुत खूब। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। आप कह रही थी नज़्म भी एक सुनाएँगी। गीली जी, चुप, ये उसका उन्वान गीली चुप ही है। इसका उन्वान गीली चुप्पी है, तो ये बिल्कुल सरवरक पे लिखी हुई है, तो मैं वहीं से पढ़ रही हूँ कि इरशाद। नादीदा ख्वाबों के मुर्दा पर बोझिल आँखों की पुतलियों से चिमटे हैं। वाह, वाह! नादीदा ख्वाबों के मुर्दा पर बोझिल आँखों की पुतलियों से चिमटे हैं। उजालों की आहटें समाअतों पर उतरे भी, मगर सुबह का आईना गीली चुप के कोहरे से हटा है। वाह, वाह! मगर सुबह का आईना गीली चुप के कोहरे से हटा है। सूरज की हिद्दत पीकर भी उजाला धुंधलकों में घिरा है। नादीदा वजूद का आसेब गीली चुप का साया रूह की खस्ता दीवारों से लिपटा चिमटा है। बहुत खूब, बहुत नादीदा वजूद का आसेब गीली चुप का साया रूह की खस्ता दीवारों से चिमटा है, और फरार मुमकिन ही नहीं, और फरार मुमकिन ही नहीं। बहुत, बहुत खूब, बहुत खूब। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। एक और उन्वान है आपके ये एक उन्वान है आपका, कोई नहीं दोस्त। ये उन्वान जो है, ये खुद एक बहुत बड़ा सवाल है। आप ये बताइए कि क्या वाक़ई इंसान जो है इस दौर में इतना ही तन्हा हो गया है कि उसको ये कहना पड़ जाए? मैं समझती हूँ, बिल्कुल आपने दुरुस्त ये बात की है, इससे मैं इख्तिलाफ़ नहीं करूँगी कि अ, आपका कोई दोस्त नहीं है। क्योंकि अपने आप से बढ़कर या खुदा से बढ़कर, उसकी ज़ात से बढ़कर आपका कोई नहीं है। जब हम इंसानों में ताल्लुकात, रिश्तेदारियाँ तलाशना शुरू कर देते हैं, तो आप मज़ीद तन्हा हो जाते हैं। ये मेरी ऑब्ज़र्वेशन भी है, और मेरी राय अपनी हद तक मैं कहूँगी। तो लेकिन जहाँ तक किताब की उन्वान की बात है, तो ये देखिए, ये मल्टी डायमेंशनल है, कोई नहीं दोस्त। कोई नहीं, इसको आप जिस आप पहलू से बिल्कुल, अगर जिस ग़ज़ल से मैंने ये उन्वान लिया है, वो जी, ग़ज़ल बिल्कुल मुख्तलिफ़ है इससे। इससे बिल्कुल उसके अशार जो हैं, जहाँ पे ये इस्तेमाल मैंने बाँधा है एज़ अ रदीफ़, उस हर एक शेर का ख़याल मुख्तलिफ़ है उसमें। तो वहाँ पे ये अपनी पूरी मज़बूती के साथ जमकर ऐलान करता है
कि ये जो मैं कह रही हूँ कोई नहीं दोस्त, ये मैं क्यों कह रही हूँ? अच्छा, तो वो हमें सुनाएँ इरशाद। जी, मैं सुनाती हूँ। मैं तो समझी मेरा कोई नहीं दोस्त, मैं मैं तो समझी मेरा कोई कोई नहीं दोस्त, उससे बढ़कर मिला कोई नहीं दोस्त। वाह! वाह! ये जो मैंने अभी बात की कि खुदा से बढ़ के आपको किसी कोई और रिश्ते में दोस्ती नज़र नहीं आएगी, कि मैं तो समझी मेरा कोई नहीं दोस्त, उससे बढ़कर मिला कोई नहीं दोस्त। तू मुरादों भरा जज़ीरा है, वाह! 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 तू मुरादों भरा जज़ीरा है, तुझसे बेहतर दुआ कोई नहीं दोस्त, वाह! वाह! तुझसे बेहतर दुआ कोई नहीं दोस्त। तेरी बातें खुदा से करती हूँ, तेरी बातें खुदा से अच्छा, करती हूँ, और तो रत जगह कोई नहीं दोस्त। वाह! 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 बहुत शुक्रिया। बहुत, तेरी बहुत बातें खुदा से करती हूँ, और तो रत जगह कोई नहीं दोस्त। कितनी शफ़ाफ़ हैं तेरी आँखें, कितनी शफ़ाफ़ हैं तेरी आँखें, दूसरा आईना कोई नहीं दोस्त। वाह! वाह! दूसरा आईना। कितनी शफ़ाफ़ है तेरी आँखें, दूसरा आईना कोई नहीं दोस्त, बेतलब ही लपेट लेती है, बेतलब ही लपेट लेती है, ख़ामोशी का सिरा कोई नहीं दोस्त। वाह! बहुत खूब, बहुत खूब। या बेतलब ही लपेट लेती है, ख़ामोशी का सिरा कोई नहीं दोस्त। मैं मोहब्बत के बुत बनाती हूँ, साँस लेता हुआ कोई नहीं दोस्त। वाह! वाह! मैं मोहब्बत के भूत बना। बुत बनाती हूँ, साँस लेता हुआ कोई नहीं दोस्त। इसको झेला है जानती हूँ मैं, आखिरी शेर है कि इसको झेला है जानती हूँ मैं, हिज्र जैसा खला कोई नहीं दोस्त। वाह! इसको झेला है जानती हूँ मैं, हिज्र जैसा खला कोई नहीं दोस्त। बहुत खूब, रात बहुत, भरा जज़ीरा है, तुझसे बेहतर दुआ कोई नहीं दोस्त। बहुत खूब, बहुत खूब। बहुत शुक्रिया। बहुत, बहुत ज़बरदस्त। अच्छा, आपने ये 40 रूल्स ऑफ लव जी, जी, इसका जी। उर्दू तर्जुमा किया। इस तजुर्बे ने आपकी अपनी शायरी पे कितना असर डाला? और कुछ इसके बारे में भी बताइए, जो द 40 रूल्स ऑफ लव जो आपने तर्जुमा किया, इसकी कुछ थोड़ी-सी तफ़सील बताइए हमारे सुनने वालों को, कि ये क्या किताब थी, क्या चीज़ थी जिसका आपने तर्जुमा किया और किस हद तक आप इससे इम्पैक्टेड हुईं? ये जो मौलाना रोम और शम्स तब्रेज़ की के उनकी कहानी के ऊपर है, और इस एक नॉवल है जो कि डेफ़िनेटली सूफ़ीज़्म के ऊपर है अच्छा, और तसव्वुफ़ के ऊपर है, और इसमें 2 पैरेलल कहानियाँ चल रही होती हैं। नावल को जब पढ़ेंगे, मैं कहानी में नहीं जाती, लेकिन चूँकि ये तसव्वुफ़ के ऊपर है, दरवेशी के ऊपर है, तो मेरी ज़ात पर जो इसने असर छोड़ा, मेरे अंदर सादगी सिमट आई। मैंने वो जो होती है ना कि ये भी, वो भी, फ़लाँ भी, उस सब पे पर्दे डाल के मैं बिल्कुल जो खुदा की मर्ज़ी होगी वो मेरे लिए होगी, वो मैं उसको अपनाऊँगी। एक जो दरवेशाना तर्ज़े ज़िंदगी होता है, मैंने नहीं अपनाया, ये खुदा की मर्ज़ी थी, उसने मुझे इस तक मिला दिया। मैं कहीं जा रही थी बल्कि, तो मुझे एयरपोर्ट पे ये नज़र आया, और मौलाना मेरी मतलब शुरू से तसव्वुफ़ की तरफ रुझान भी था। तो जब मैंने इसको देखा तो ये इंग्लिश में था, मगर टर्किश राइटर का ये नॉवल है जो कि पहले टर्किश में पब्लिश हुआ, फिर ये मल्टीपल लैंग्वेजेज़ में इसकी ट्रांसलेशन हुई, तो मैंने फिर इंग्लिश में था तो मैंने इसे एयरपोर्ट पे खरीद लिया। मेरा ख़्याल है शायद मैं पाकिस्तान जा रही थी या मेरा यूरोप का ट्रिप था। तो मैं पूरे रास्ते इसको पढ़ती गई, और जब अच्छा, पढ़ा तो पढ़ते बिल्कुल सादा-सी कहानी है, लेकिन वो जो आपकी ट्रांसफ़ॉर्मेशन होती है, जी। वो मेरी पूरी पर्सनैलिटी की ट्रांसफ़ॉर्मेशन हुई। मुझ पे इसने इतना गहरा असर डाला कि आज अगर मैं पहले अगर किसी चीज़ के लिए, इंसानी जज़्बात हैं, आम लफ्ज़ों में कहते हैं कि हम रोते थे कि हमें ये भी चाहिए, तो ये भी चाहिए, मैं उससे बिल्कुल वो नाउ नहीं, मीन नहीं, एनीथिंग, डज़न्ट मीन एनीथिंग।
अल्लाह की मर्ज़ी के ऊपर, हर चीज़ उसकी मर्ज़ी के ऊपर अब डिपेंड कर रही होती है, जो होता है वो अच्छे के लिए होता है। और हम कहते हैं कि फ़लाँ शख़्स बहुत मुश्किल है, वो बहुत मुश्किल कैरेक्टर है, हमारा तो उसके साथ रहना ही बहुत मुश्किल है। जी। मैंने ये भी सीखा कि जो एक आसानियों के साथ रहना तो हर कोई गवारा कर लेता है, मुश्किलात के साथ रहना कौन गवारा करता है? कोई भी बिल नहीं करता। बिल्कुल दुरुस्त। और ये जो जिस तरह की पूरी आपकी ये गुफ्तगू है और ये पूरे का पूरा सिलसिला है, उसको देख के मुझे हम समझ मेरे साथ-साथ बहुत सारे लोगों को भी समझ में आएगी कि आपका अंदाज़े ज़िंदगी क्या है, आपका अंदाज़े फ़िक्र क्या है। बिल्कुल। और आपने ये बिल्कुल सही कहा, जब हम ये तसव्वुफ़ की तरफ देखते हैं या उसकी कोई भी चीज़ पढ़ते हैं, तो उसका असर बहुत शदीद होता है। जो मुमकिन ही नहीं होता कि एक सोच रखने वाले इंसान को मुतासिर ना करे, ये मुमकिन नहीं है। बिल्कुल, मैं माफ़ करना सीख लिया। मैं पहले दिल में अगर कोई कदूरत छोटी-मोटी ऐसी बात नहीं है कि मैं कोई ग्रजेस मेरे दिल में रहते हैं किसी के खिलाफ या कुछ ऐसा, वो कभी भी नहीं रहा। लेकिन अब जब एक चीज़ थी, मौजूद ही नहीं थी, मगर इम्कान तो हो सकता है ना कि कभी कोई चीज़ पैदा हो सकती है, तो इसके बाद वो भी ना कुछ भी नहीं, ऐसा कोई कदूरत माफ़ करना मैंने सीख लिया कि चलो कोई बात नहीं, उनकी कैपेसिटी इतनी थी, मेरी कैपेसिटी ये है कि मैं आगे बढ़ जाऊँ, कोई बात नहीं। ये जो कोई बात नहीं है ना, इसने मेरे ज़ाविया नज़र को बहुत ब्रॉड किया, बहुत होराइज़न जो होता है, वो उसको बहुत वसी कर दिया। तो अब मुझे ये बताइएगा कि जो शुमाली अमेरिका में उर्दू मुशायरे होते हैं, बहुत जगह-जगह पर होते हैं और बैनुल-अक़वामी मुशायरे भी होती हैं, जब जैसा कि आप इंटरनेशनल मुशायरा करवा रही हैं। तो इनका मयार और रुझान अ, कि किस हद तक मुख्तलिफ है पाकिस्तान, हिंदुस्तान के मुशायरों से? यकीनन बहुत मुख्तलिफ होगा, लेकिन फिर भी मुशायरा तो एक रिवायत है, तहज़ीबी रिवायत है। उस हवाले से इसके बारे में कुछ बात कीजिए। अ, बिल्कुल मैंने पाकिस्तान में क्योंकि मैं बहुत यंग एज से यहाँ अमेरिका में हूँ और मेरा जो शेरी शऊर है वो यहीं पे ही परवान चढ़ा है, अच्छा। अमेरिका में रहते हुए। लेकिन पाकिस्तान में मैंने जितने मुशायरे अटेंड किए वहाँ का माहौल टोटली अलग है। यहाँ अमेरिका का जो माहौल है ये ज़्यादातर जो है यहाँ पे ये ज़ाती जज़्बा होता है, कम्युनिटी के साथ अदब को जोड़ने से रिलेट कर रहा होता है कि और मैंने बाज़ दफ़ा कम्युनिटी में ऐसे लोग भी देखे हैं कि वो फ़ैशन के तौर पर ये कहते हैं कि हमें तो शायरी से कुछ शग़फ़ नहीं है, हमें तो समझ में भी नहीं आती है। तो पहले मैं इस बात को टू बी ऑनेस्ट मुझे ये बात समझ में नहीं आती थी कि शायरी कैसे किसी को समझ में नहीं आ सकती है। लेकिन वक़्त के साथ मुझे लगा कि ये एक फ़ैशन है। आपको अपने आप को ये मॉडर्नाइज़ करने का एक तरीका ये भी है कि हमें शायरी समझ में नहीं आती है। मैंने ये ऑब्ज़र्व की ये बात लेकिन अ, जैसा कि मैंने कहा कि ये ज़्यादा आपका ज़ाती जज़्बा होता है कि जिसके साथ आप चाहते हैं कि आपकी कम्युनिटी सराउंडिंग के जो लोग हैं वो इसके साथ जुड़ें। पाकिस्तान में रवायत थोड़ी-सी डिफरेंट है। पाकिस्तान में अ हिंदुस्तान के मुशायरे मुझे कभी पढ़ने का हिंदुस्तान में इत्तेफ़ाक नहीं हुआ है। हाँ, अच्छा। मैंने बाहर कतर और दुबई वग़ैरह में हिंदुस्तानी तंज़ीमों के मुशायरे पढ़े हैं और वो बहुत अच्छे, बहुत वेरी वेल ऑर्गेनाइज़्ड और अदब को वो बहुत आला पैमाने पे रख के अपने ऑर्गेनाइज़ करते हैं। मैं उनसे इम्प्रेस हुई। पाकिस्तान में जो मुशायरे हैं उनकी जो मैनेजमेंट है, शायद मुझे उसने मुतासिर नहीं किया लेकिन उर्दू अदब के लिए अगर वहाँ पर ये हो रहे हैं तो मुझे वो भी नज़र नहीं आया कि ये अदब को ज़िंदा रखने, अदब के फ़रोग़ के लिए मुशायरे हो। करने के लिए नहीं है। तो आप मुझे वो एक बड़ा दिलचस्प सवाल पूछना चाहती हूँ। अपने ही लिखे हुए किसी शेर से, अपने किसी कलाम से कभी खौफ़ज़दा हुई? बिल्कुल, बिल्कुल ये होता है ऐसा। अ, कई ऐसी चीज़ें हैं, कई ऐसे सच हैं जो हमारे बहुत ज़ाती होते हैं किसी भी शायर के जी। और वो सच अगर लिखा और जब उसको मैंने पढ़ा, तो मैंने बहुत सारी ऐसी चीज़ें मैंने पब्लिश नहीं की हैं क्योंकि मैं उनसे डर गई थी। ये अच्छा। कुछ नज़्में हैं जो कि मैं
मैं कभी शायद ना कभी कभी भी सामने ना ला सकूँ। कुछ एहसासात हैं, कुछ बातें हैं, शायद मेरे पेरेंट्स की बातें उनके जाने से पहले, दुनिया से रुखसत होने से पहले उनके उनके साथ जो मेरे बातचीत, गुफ्तगू रही, वो इतनी ज़ाती है और इतनी मेरे लिए बहुत उनमें कर्ब है, इतना सच्ची हैं वो कि मैं उनसे कोई ये इज़हार नहीं। बिल्कुल, बिल्कुल। तो होता है ऐसा, हर शायर अपनी हर एहसास को अगर वो लिख भी लेता है, तो अगर मैं ये कहूँ कि हमें वो सैटिस्फ़ाई करता है, तो नहीं, वो 100% हमें सैटिस्फ़ाई नहीं करता है। मुतमिन नहीं हम होते हैं, हम उनसे खौफ़ज़दा भी हो जाते हैं। दुनिया के सामने आएगा तो वो क्या सोचेंगे? ये मैं इस बात पे यकीन नहीं करती हूँ टू बी ऑनेस्ट कि लोग क्या लोग सोचें। लोग मगर जब शायरी की बात अपने ज़ाती कर्ब की जब बात आती है तो उस वक़्त यस हाँ, ये हम खौफ़ज़दा हो सकते हैं इससे। अब बताइए आप का ताल्लुक है ख़ास तौर पर कंप्यूटर की दुनिया से बहुत ताल्लुक है, जिसके साथ सोशल मीडिया भी जुड़ा हुआ है। तो सोशल मीडिया एक बड़ी ताकत है आज के इस दौर में। क्या आप समझती हैं कि सोशल मीडिया ने आज के शायर को ताकत दी है या फिर इसे सतही बना दिया? देखिए, सोशल मीडिया जो है ना ये आज का एक टूल है। बिल हमारे आज के दौर का एक बहुत पावरफुल टूल है और कोई भी टूल हो, चाहे वो हम मैं मोहब्बत को भी एक टूल समझती हूँ और जैसा मैंने पहले भी कहा कि किसी भी अ, टूल को मिसयूज़ करके हमें कमज़ोर भी वो करता है और हमारे हाथ से वो जब हम निकल जाता है निकल जाती है ना उसकी ताकत फिर हमें वो कमज़ोर कर देता है। हम अपने आप को कमज़ोर कर लेते हैं उसको मिसयूज़ करके। आज का टूल है इसको प्रॉपरली यूज़ करें, जो जिस चीज़ के लिए बनाया गया है अगर हम उस हद तक रहें उस तो डेफ़िनेटली हम अपने आप को फ्लरिश कर सकते हैं। लेकिन गलत इस्तेमाल जो है वो अब इसको मतलब लोग तो गलत इस्तेमाल कर रहे होते हैं। नेगेटिविटी हर चीज़ में होती है, पॉज़िटिविटी हर चीज़ में होती है। हमारे ऊपर डिपेंड कर रहा होता है कि हम कौन-सा उससे किस चीज़ का इस्तेमाल लेते हैं। उससे कैसे इस्तेमाल करें? अच्छा ये नाहिद अपनी किताबें जो हैं वो हमें हमारे नाज़रीन को दिखाइए भी, कुछ वो दिखाइए और उसके बाद अभी तो मुझे सुनना है आपसे कि कोई अपनी पसंद की एक बहुत अच्छी ग़ज़ल, कोई एक शेर, कोई एक नज़्म जो भी आपको हो, वो भी आप हमारे नाज़रीन के साथ शेयर ज़रूर कीजिए। तो जी। किताबें पहले हम आपकी देखना चाहेंगे। ये आपने है मेरा पहला शेरी मजमूआ तेरे नाम की आहट। तेरे नाम की आहट, ओके। जी, ये पहला शेरी मजमूआ है, ये 2005 में शाया हुआ था। अच्छा, उसके बाद ये जो ली चुप, ये 2012 में शाया हुआ था अच्छा, और ये है कोई नहीं दोस्त। कोई नहीं दोस्त, ये 2024 में शाया हुआ ताज़ा, और लेकिन गीली चुप और कोई नहीं दोस्त के दरमियान में ये जो इतना अरसा तकरीबन 12 और 24 तकरीबन 12 बरसों का जो है डिफ़रेंस है, तवील वक़्फ़ा है। इस ड्यूरेशन में 2 मज़ीद किताबें शाया हुई थी। एक तो मेरे पास शायद वो है नहीं, अच्छा, मोहब्बत के 40 उसूल जो मैंने तर्जमा किया 40 रूल्स ऑफ लव हुँ, वो नावल का तर्जमा और एक मैंने 2023 में लेटर्स ऑफ पाकिस्तान लेटर्स ऑफ अकेडमी की तरफ से मेरे तराजुम शाया हुए थे किताब में जो कि मैंने अमेरिकन फीमेल पोएट्स की पोएट्री इंग्लिश शायरी को की सिलेक्टेड पोएम्स को लेकर उर्दू में तर्जमा किया था और मेरे उस तर्जमे को जो उस वक़्त के पाकिस्तानी एम्बेसडर थे डोनाल्ड ब्लूम उन्होंने रिव्यू किया था और उन्होंने ही ओपनिंग की थी। इस किताब को इनॉगरेट किया था इस्लामाबाद में। ग्रेट। तो जी, तो वो बीच में 2 किताबें तराजुम की आईं और ये मेरे 3 शेरी मजमूए ये हैं मेरे। तो हाँ, ये तो उसकी तो मैंने किताब की बात भी करना थी आपसे कि जो अमरीकी शायरात के आपने तर्जुमे किए। तो उसके मौज़ूआत क्या थे? क्या हमारी वो शायरी के करीब थे? मतलब हमारी मैंने शायरी के जो मौज़ूआत हैं या हम जिस अंदाज़ में हम इज़हार करते हैं, क्या अमरीकी शायरात की शायरी में उस तरह की चीज़ें आपको मिली या आपने बस सिर्फ़ उनको तर्जुमा किया और कोई ऐसी चीज़ नहीं ढूँढी? इसको नहीं, किस नहीं, ऐसी बात नहीं है, मैंने सिर्फ़ तर्जमा नहीं किया, मैंने
बहुत सारी शायरात की मैंने चीज़ें पढ़ी और एमिली डिकिंसन उनकी बहुत सारे शायरी का तर्जुमा हो चुका है। जो नज़्में मैंने मुंतखब की मैंने रिसर्च के मुताबिक मुझे उनका तर्जुमा पहले नहीं मिला था, तो मैंने अच्छा, वो ली। मैंने जैसे सिलेक्टेड फीमेल पोएट्स की सिलेक्टेड पोएम्स को वो सिलेक्ट की जिनमें एक मैसेज हो। मैंने सिर्फ़ तर्जुमा खाली करने के लिए पोएम्स को सिलेक्ट नहीं कर लिया था। उनमें एक मैसेज दिया जा रहा है। तो मैंने बिल्कुल, वो नज़्में मैंने सिलेक्ट की। एमिली डिकिंसन की हैं उसमें नज़्में, सिल्विया प्लाथ की हैं। अब मुझे नाम वो इतने ढेर सारे हैं कि ये 2 माया याद है। एंgelou की नज़्में हैं और और नाम अब ख़ैर ज़हन में तो नहीं आ रहे लेकिन इनके ये फीमेल पोएट्स थीं जिनकी प्रोमिनेंट नज़्में भी थीं, उनका नाम भी था और ओके, उनकी उन नज़्मों ने अमेरिकन मुआशरे के ऊपर भी गहरा असर छोड़ा हुआ है। तो मैंने वो उनकी नज़्मों को तर्जुमा किया। अच्छा, अब चलते-चलते आपसे बात तो अभी भी मैं बहुत सारी और चीज़ें कर सकती हूँ। आपने तसव्वुफ़ का ज़िक्र बीच में छेड़ दिया, आपने अ, अपने जिसे कहते हैं इंसान खुद दोस्त होता है, इसके बारे में बात की, अपनी ज़ात के बारे में के हिसाब से हवाले से कि और खुदा के हवाले से, ये सारी चीज़ें इतनी दिलचस्प हैं, कि इन पर बहुत देर तक गुफ्तगू हो सकती है। लेकिन अब मुझे आप कोई अपना बहुत अच्छा जो आपके दिल के बहुत करीब हो, कोई शेर सुनाइए। फिर कोई नज़्म भी सुनाइए, कुछ छोटी-छोटी चीज़ें थोड़ी-सी सुना दीजिए। ये हाँ, बिल्कुल मैं सुनाती हूँ और हर शायर के लिए हर उसका एक-एक शेर जो होता है, एक-एक मिसरा वो उसके दिल के करीब होता है। बिल्कुल, तो मैं ये एक गज़ल पढ़ती हूँ, ये कोई नहीं दोस्त में ये शामिल है कि इरशाद। पहले तो उसने खुद में किया मुब्तला मुझे, बहुत पहले तो उसने खुद में किया मुब्तला मुझे, मुझसे ही रफ़्ता-रफ़्ता किया फिर जुदा मुझे। वाह! वाह, वाह! मुझसे ही रफ़्ता-रफ़्ता किया फिर जुदा मुझे, जब तक अना थी मुझ में मोहब्बत नहीं हुई। बहुत खूब, बहुत खूब, बहुत खूब। या जब तक अना थी मुझ में मोहब्बत नहीं हुई, खुद को फ़ना किया तो मिला रास्ता मुझे। वाह! बहुत खूब, जब बहुत तक अना थी मुझ में मोहब्बत नहीं हुई, खुद को फ़ना किया तो मिला रास्ता मुझे। आँखों में रख रखाव तो पहले सा था मगर आँखों में रख रखाव तो पहले सा था मगर लहजे की सिलवटों से लगा दूसरा मुझे। वाह, वाह! लहज़े की सिलवटों से लगा दूसरा मुझे, खुद को गुलाम कर ही लिया है अगर तो फिर खुद को गुलाम कर ही लिया है अगर तो फिर, ऐ शाहज़ादे मसनदे दिल पर बिठा मुझे। वाह, वाह! ऐ शाहज़ादे मसनदे दिल पर बिठा मुझे, यूँ तो ख़िज़ाँ असर हूँ मगर इतना है यकीन यूँ तो ख़िज़ाँ असर हूँ मगर इतना है यकीन, हो जाऊँगी हरी, तू अगर दे दुआ मुझे। वाह, वाह! बहुत, जाऊँगी हरी, बहुत, बहुत खूब। बहुत शुक्रिया, दे दुआ मुझे, मैं गीत एक कदीम हूँ, लहज़ा जदीद हूँ। मैं गीत एक कदीम हूँ, लहज़ा जदीद हूँ, मैं लय हूँ हुस्न-ओ इश्क की, तू गुनगुना मुझे। वाह, वाह! मैं लय हूँ हुस्न-ओ इश्क की, तू गुनगुना मुझे। मुझ में जो रम है, तो है करम उसकी ज़ात का। बहुत अच्छे। मुझ में जो रम है, तो है करम उसकी ज़ात का। इज़्ज़त के साथ नामवरी की अता मुझे। वाह, वाह! के साथ बहुत, नामवरी की। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया, बहुत, बहुत खूब। बहुत शुक्रिया। इसी में से एक और ग़ज़ल मैं आपकी समातों की नज़र करती हूँ कि किस तमाशे का तमन्नाई है, क्या चाहता है? वाह! किस तमाशे का तमन्नाई है, क्या चाहता है? दिल जो मौजूदो मयस्सर के सिवा चाहता है। वाह! दिल जो मौजूद हो मुयस्सर के सिवा चाहता है। किस तमाशे का तमन्नाई है, क्या चाहता है? वाह! दिल
जो मौजूद व मयस्सर के सिवा चाहता है, वक़्त रुकता भी नहीं और गुज़रता भी नहीं। वक़्त रुकता भी नहीं और गुज़रता भी नहीं, कैसा नुकसान पे नुकसान हुआ चाहता है। वाह, वाह, वाह! वक़्त बहुत रुकता भी नहीं और गुज़रता भी नहीं, कैसा नुकसान पे नुकसान हुआ चाहता है। सब्र कर, हौसला रख, हाथ ना दस्तक से खींच। वाह! सब्र कर, हौसला रख, हाथ ना दस्तक से खींच। सातवाँ दर है ये, ता देर सदा चाहता है। वाह, वाह! सातवाँ दर है ये, ता देर सदा चाहता है। एक तरतीब से दिन रात रखे थे जिसमें, वो सफ़र बिन तेरे आगाज़ हुआ चाहता है। वाह, वाह! वो सफ़र बिन तेरे ये दिन रात रखे थे जिसमें, माफ़ कीजिएगा। वो सफ़र बिन तेरे आगाज़ हुआ चाहता है। और मगता है कि दस्तबरदार भी हो जाते हैं ख़्वाहिश से तेरी। दस्तबरदार भी हो जाते हैं ख़्वाहिश से तेरी, जाने नाहीद बता और तू क्या चाहता है। वाह, 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 वाह! दस्तबरदार भी हो जाते हैं ख़्वाहिश से तेरी, जाने नाहीद बता और तू क्या चाहता है। बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत, शुक्रिया। बहुत अगर मैं पूछूँ आपको चलते-चलते आखिरी सवाल कि आप अपनी पूरी शायरी को अगर आप एक जुमले में बयान करना चाहें, तो उसके बारे में क्या कहेंगी? हाँ, एहसास, एहसास। सरासर एहसास, बिल्कुल मेरा ख़्याल है यही है शायरी। ब्यूटीफुल कि उम, जो आपने महसूस किया, वो उसको इज़हार में रख दिया। अब लेकिन साथ ही आपने ये भी कहती हैं कि ज़ाहिर है कि हर चीज़ जो है अ, उसको इज़हार करना हर दफ़ा आसान भी नहीं होता, बहुत मुश्किल भी होता है। सच्चा एहसास, एहसास तो ये भी है ना कि अपना सच हम लिखते हैं, तो अपना सच और एहसास यही 2 चीज़ें मिलके फिर एक शायरी को वो चीज़ बनाती है कि जो दूसरे के दिल पर भी फिर जाके असर करता है। बहुत समझती हैं आप कि एक अच्छा शायर बनने के लिए दुःख का तजुर्बा करना भी ज़रूरी है? दुःख का तजुर्बा, ये कॉन्शियस एफर्ट नहीं होती है। मतलब ये है कि दुःख दुःख से गुज़रना ज़रूरी होता है। चलिए तजुर्बे का लफ्ज़ हम हटा देते हैं। एहसास होना ज़्यादा अहम है। आपको किसी भी चीज़, अगर दुःख है, अगर आप उसको फ़ील नहीं कर रहे हैं, तो आप शायरी नहीं कर सकते हैं। एहसास का होना ज़्यादा अहम है बनिस्बत दुःख के। बाज़ दफ़ा हम होते हैं कि हम अपने दुःख को छुपा लेते हैं। हम अपने रोने की आवाज़ को अपने कानों तक नहीं आने देते हैं। हमारे आँसू दिल में गिरते हैं, हम आँख की पुतलियों तक उन्हें नहीं आने देते हैं, क्योंकि ये हमारी कॉन्शियस एफ़र्ट होती है। तो दुःख तो है, लेकिन क्या ये दुःख हमें शायर बना रहा है? नहीं बना रहा है, क्योंकि हम खुद को पत्थर कर रहे हैं। एहसास, महसूसात, जज़्बात, वो नाज़ुक लम्हात होते हैं जो आपको एहसास तक इज़हार तक लेके जाता है, और फिर आप कहते हैं कि हाँ, शायर तो एक नाम है ना, किसी भी चीज़ को हमने नाम देना होता है, उसकी ज़रूर शनाख्त के लिए। तो शायर, शायरी, ये तो नाम दिए हुए हैं, तो एहसास ही असल चीज़ है। मैं ये अच्छा समझती हूँ। बहुत खूब। ये मुझे बताइए बिल्कुल मैं हर हर सवाल को आखिरी ही कह रही हूँ, लेकिन चलते-चलते मैं फिर एक और बात करना चाहती हूँ आपके साथ कि कोई चीज़ या कोई एहसास की चलिए आप बात करें कि एहसास कोई भी एहसास किस तरह का एहसास है? खुश खुशी का एहसास है, दुःख का एहसास है, रंज का, जुदाई का, तड़प का, जो किसी शेर को बहुत ज़्यादा जिसे कहते हैं मोतबर कर देता है? सबसे पहले तो ये बात है कि जो दुःख है वो आपके अंदर गहरापन पैदा करता है, गहराई पैदा करता है। आपको किसी भी चीज़ को, किसी भी एक नए ज़ाविये से देखने से मुतारिफ़ करवाता है, ये मेरा ज़ाती तजुर्बा है। दुःख का नाम सिर्फ़ आँसू बहाना नहीं है, दुःख का काम सिर्फ़ बैठकर कूरना नहीं है। आपको उस
चीज़ को एक नए ज़ाविये से एक नए निगाह से देखने से, एक नया नुक्ता नज़र, नया ज़ाविया उससे मुतारिफ़ करवाता है। और फिर जैसा कि मैंने कहा कि जो शायर है वो सिर्फ़ दुःख का मोहताज नहीं है, उसके अंदर अगर ऐसा हसासियत नहीं है, तो कैसा दुःख, कैसा एहसास, कैसा शायर, कैसा इंसान? वो फिर कुछ उसका उसका ज़ाहिर है कि अगर एहसास नहीं होगा तो इसका इज़हार होना भी मुश्किल ही होगा। अच्छा, बिल्कुल। आपके बाद आने वाले जो लोग हैं जो इस शायरी के मैदान में या इज़हार के मैदान में आप कह लीजिए नए नए नया नया जब अभी-अभी कदम रख रहे हैं, उनको आप क्या देना चाहेंगी मशवरा क्या देना चाहेंगी कि उनको क्या करना चाहिए? उनको ये कि मुताला तो डेफ़िनेटली मुताला तो जब आप हर ऐज में मुताला बहुत ज़रूरी है। जो मैंने अपने नए आने वाले शुरा में जो एक चीज़ महसूस की है कि उन्हें रातों-रात शोहरत चाहिए, उन्हें रातों-रात अपनी रिकॉग्निशन चाहिए, उन्हें रातों-रात अपनी अफ़र्मेशन चाहिए जो कि मुमकिन नहीं है। मैं आज अगर आपके साथ आप मेरे साथ हम गुफ्तगू कर रहे हैं, मेरे इसके साथ पीछे तकरीबन लगभग 25 बरसों का सफ़र है और मैंने आज तक कभी ये क्लेम नहीं किया है कि मुझे कुछ आता है, मुझे कुछ नहीं आता है। मैं मैं जब भी किसी से गुफ्तगू करती हूँ, मेरी कोशिश होती है कि मैं उनकी बातों से, ठीक, उनकी गुफ्तगू से कुछ ऐसी चीज़ें अपने अंदर उंडेल लूँ जो कि मेरे लिए फ़ायदेमंद हों, जो कि मुझे बेनिफिट दें। अपनी आगे होने वाली शायरी में मेरी मेरी जो फ़िक्र है, उसकी वो परवरिश करें। आज जो यंगस्टर्स हैं, जो नए लिखने वाले हैं, तो मैंने इस चीज़ का फुक़दान देखा है उनमें और उनमें क्रिटिसिज़्म लेने का हौसला नहीं है। आपको तनकीद लेनी होती है, तनकीद मनफ़ी नहीं होती है। आपके काम पे अगर तनकीद कोई कर रहा है, तो वो आपकी बेटरमेंट के लिए है। आपको वो नेगेट नहीं कर रहा है, आपकी सेल्फ बीइंग को नेगेट नहीं कर रहा है। आपने एक चीज़ बनाई है, सामने रखी है, दूसरा उसको अपनी नज़र से देख रहा है। ज़रूरी नहीं होता है कि आप हर एक की तनकीद या बात को आप नेगेट करते जाएँ या एक्सेप्ट करते जाएँ, मगर जहाँ पर आप अपनी बेहतरी का पहलू आता है, तो इंसान वो करना चाहिए। बहुत खूब। आज भी अपने जो मुझे कहता है कि नाहिद मैं कभी किसी के ख़्याल को रद्द नहीं करती हूँ, मैं उस पे गौर ज़रूर करती हूँ, ज़रूर गौर करती हूँ। तो ये मैं समझती हूँ कि एक बहुत पॉज़िटिव बात है जो कि इंसान के अंदर होनी चाहिए। बिल्कुल, बहुत सही बात है कि हम किसी भी इंसानी बुनियाद पर किसी भी शख्स को उसके ख़्याल को रद्द तो नहीं कर सकते। तो नाहिद आपकी इस गुफ्तगू में आज हमने सिर्फ़ शायरी ही नहीं सुनी मुझे लगा जैसे कि एक एहसास है जिसकी आप बात करती आई हैं, उसको हमने जीते हुए भी देखा है। एक खामोशी है जो बोलती भी है। आपके लफ्ज़ ये साबित करते हैं कि शायरी सिर्फ़ खूबसूरत जुमलों का नाम नहीं है। ये सच है जो कभी चुभता भी है, कभी सहलाता भी है और कभी इंसान को अपने अंदर से मिलवा देता है। तो अब मैं अपने नाज़रीन को यही कहूँगी कि आज की इस नशिस्त के बाद वो जब भी कोई भी ग़ज़ल पढ़ेंगे, तो सिर्फ़ अल्फ़ाज़ नहीं देखेंगे, बल्कि इनके पीछे छुपी वो गीली चुप, वो अनकही कहानी भी महसूस करेंगे क्योंकि कुछ आवाज़ें शोर नहीं करती, मगर वक़्त के साथ-साथ तारीख़ बनाती जाती हैं और नाहिद वह उन्हीं आवाज़ों में से एक है। बहज़त जिलानी बियॉन्ड विद बहजत के साथ अब इजाज़त चाहेगी। अगर आप चाहते हैं कि हम ऐसे ही मुनफ़रिद और फ़िक्र अंगेज़ लोगों से आपकी मुलाकात करवाते रहें, तो इस वीडियो को लाइक भी कीजिएगा, शेयर भी कीजिएगा, सुनिएगा ज़रूर, गुफ्तगू काफ़ी सारी सुनिएगा। अगर पूरी नहीं भी सुनने का टाइम लेकिन कुछ ना कुछ ज़रूर इसका हिस्सा सुनिएगा, आपको अच्छा लगेगा। और चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिएगा। इजाज़त चाहते हैं, नाहिद को बहुत-बहुत शुक्रिया अदा करते हुए उनके वक़्त के लिए, उनकी बेइंतहा खूबसूरत गुफ्तगू के लिए बहुत-बहुत शुक्रिया नाहिद। बहुत शुक्रिया, माय प्लेज़र, थैंक यू सो मच। बहुत शुक्रिया।